Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 English medium and we have started part 2 of your 12th account, and this is the chapter number 1, accounting for share capital. Students, this is the lecture number 4. In the previous video of this chapter we have understood the different types of capitals and their meaning. Today we are going to finish one of this type of capital is remaining. So I will explain the first which was remained, and then after we shall understand the procedure of issuing shares. Let's start with the new concept. Students, we shall start with capital reserve. Capital reserve are those reserves which are created out of capital profit. Caपिटल प्रॉफिट जो है 11th स्टैंडर्ड में भी इसकी टर्मिनोलॉजी आपको बता चुका हूँ. अब 12th में हूँ तो मे बी यू आर वेरी अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी. कैपिटल प्रॉफिट दैट मीन्स इफ़ यू आर सपोज टू सेल सम ऑफ योर एसेट्स. अगर आपने एसेट सेल किया हो या फिर कोई अगर मेजर प्रॉफिट हुआ हो आपको, बहुत जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, फ्रॉम दैट प्रॉफिट द रिजर्व क्रिएटेड इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व. Capital profits are those profits which are not earned in the normal course of the business. These reserves cannot be utilized for the distribution of dividends. Following transactions gives rise to capital profit which is to be transferred to capital reserve. तो जो है मैंने आपको बताया कैपिटल प्रॉफिट किसकी वजह से आपको हो सकता है, मिल सकता है. तो ये रहे आपके बहुत सारे रीजंस. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. Suppose if you are going to sell some of your assets. अगर आप asset को sell करते हो means you have purchased a land 5 years back. अगर आपने land जो है 5 लाख में परचेज किया था, आफ्टर few years you are supposed to sell this property. अगर आप उसको सेल करते हो that means आफ्टर 5 years उसकी प्राइस हो सकता है 10 लाख हो गई हो, 15 लाख हो गई हो. मीन्स आपको डबल मिल रहा है उसका. मीन्स यू आर गेटिंग द मेजर शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिल रहा है. दैट मीन्स दैट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल गेन. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये वही बात होगी, सेल करना नहीं, लेकिन आपने कुछ एसेट, फिक्स्ड एसेट जो है एस्टेब्लिश की थी, परचेज की थी, लेकिन आफ्टर द पेसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो है उनका वैल्यूएशन बढ़ गया है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के पहले, कंपनी फॉर्म करने से पहले अगर आपको अच्छा खासा आपके पास प्रॉफिट हो तो हो सकता है उसमें से भी आप रिजर्व रख सकते हो. प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अब ये क्या होता है ये चैप्टर में आगे आएगा, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. अच्छा आएगा तब आप खुद ही समझ जाओगे. प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये सेकंड चैप्टर है इस पार्ट 2 का, ये भी आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा. प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. तो दीज 3 concepts आर about to come in this chapter or forthcoming chapter. In chapter number 2 I will explain you these concepts very well, so you will get to know about these 3 types of concepts. तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कैपिटल रिजर्व जो है कहाँ कहाँ से आप लोग उसको गेन कर सकते हो, कहाँ से उसको रिजर्व बना सकते हो, बराबर, कहाँ से क्रिएट कर सकते हो स्पेसिफिक वर्ड. चलो अब जो आता है ये इसके बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना हो तो उसके कौन कौन से स्टेप्स है. कंपनी raises its capital by issuing equity share to public or any by private placement. Detailed discussion information about this is as under. तो अगर कंपनी को if company wants to raise its capital then it issues shares to the public or private placement. तो देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं ये लोग. सबसे पहले फॉर शेयर्स इश्यूड फॉर पब्लिक.
मान लो इफ द कंपनी इज इश्यूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, तो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन 1991 by repealing Capital Issues Control Act 1947, established Securities and Exchange Board of India, also known as SEBI. SEBI, especially SEBI के नाम से इसको जाना जाता है. Earlier, the companies were required to seek prior approval of government for public issue of shares, but now such company will have to prepare an offer document in accordance with SEBI guidelines and other legal requirements, submit the same to SEBI. Only after verification of offer document by SEBI, they give permission for public issue of shares to the company. That means पहले एक एक्ट बना था 1947 में, उसमें जो है क्या बोला है, earlier the companies were required to seek prior approval of government. गवर्नमेंट से डायरेक्ट परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उनको शेयर इशू करना हो टू द पब्लिक. लेकिन अभी जो है देयर इज़ ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कॉल्ड सेबी हु कंट्रोल्स द कंपनीज फॉर इशूइंग शेयर्स. शेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जो एक अलग से बना के रखा हुआ है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन जिसका नाम है सेबी. तो सेबी की गाइडलाइंस होती है, तो सेबी जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी द कंपनी इश्यूज द शेयर आफ्टर द वेरिफिकेशन डन बाय सेबी. पहले डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे शेयर इशू करने के लिए, और शेयर इशू करने के डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद में सेबी जो है वेरिफिकेशन करती है. आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद देन आफ्टर कंपनी कैन इश्यू द शेयर टू द पब्लिक. तो दिस इज़ द प्रोसेस टू इश्यू द शेयर्स टू द पब्लिक. सेकेंड नंबर पे है पब्लिक में, फर्स्ट ये था. अब इसके अंदर सेकेंड स्टेप है, मान लो कि सेबी से परमिशन मिल गई. डिटेल्स ऑफ प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी. इन द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रपोजल द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, टाइप ऑफ द शेयर इश्यूड, प्राइस ऑफ each share. In addition to this, details regarding full amount to be paid at the time of application or amount to be called up in installments is also provided. Means अभी हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स भी देख चुके हैं हम, बराबर. तो कंपनी जो है हाउ मैनी नंबर ऑफ शेयर्स इज़ टू बी इश्यूड, कितने शेयर्स इश्यू होने वाले हैं, किस किस टाइप के शेयर आप लोग इश्यू करने वाले हो, कितना पैसा कलेक्ट करने वाले हो, इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स यू आर सपोज टू कलेक्ट दैट मनी. वो मनी कलेक्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितने इंस्टॉलमेंट्स में आप कलेक्ट करने वाले हो. ऑल दीज डिटेल्स आर टू बी सेंड टू द सेबी. सेबी के पास भेजी जाती है और सेबी इसको जो है वेरीफाई करती है, चेक करती है, कंफर्म करती है. ऑफर टू पब्लिक, चलो सेबी ने दोनों में पब्लिक बोले परमिशन दे दी, उसके बाद में जो है ऑफर टू पब्लिक को ऑफर किया जाता है. आफ्टर कॉम्प्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू पब्लिक इश्यू द कंपनी इन्वाइट्स पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू शेयर बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस मीन्स काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है जिससे लोगों को पता चलता है देयर इज़ अ शेयर इश्यू बाय सम स्पेसिफिक कंपनी. Company informs the details about subscription of shares to public by newspaper, by TV और by hoardings. अब न्यूज़ के थ्रू हो सकता है, होर्डिंग्स लगा सकती है, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकती है. तो ये दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच कंपनी कैन लेट द पीपल नो अबाउट इट्स इश्यू ऑफ द शेयर्स. अपने जो शेयर्स इश्यू करने वाली है कंपनी उसके बारे में लोगों को कैसे भी पता चले. एनी हाउ पीपल कम टू नो दैट देयर इज़ अ कंपनी हु इज़ इश्यूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक. तो इस तरह से पब्लिक को पता चलता है. अब उसके बाद में जो है डिटेल्स शोन इन प्रोस्पेक्टस. अब जो प्रोस्पेक्टस निकालती है कंपनी उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती है. नॉर्मली फॉलोइंग कंटेंट्स आर शोन इन prospectus: name and address of the registered office of the company, name and address of the directors, object of the company,
और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। Company risk involved in the company, consent from SEBI, authorized issue capital of the company, the number of shares now offered for subscription, date of opening closing, on name and address of the merchants bank, guidelines about past years, future working of the company, etc. Means each and every detail is provided in that particular prospectus issued to the public before subscription. कंपनी जो है हर टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करती है, क्योंकि इफ़ कंपनी वांट्स टू गैदर, if company wants to collect, if company wants to build up the confidence from the public interest, then then the company can collect the good amount as सब्सक्रिप्शन में कंपनी को अच्छा पैसा तभी मिल सकता है जब कंपनी फुलफिलमेंट करती है फॉर ए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हो, या फिर अपनी जो प्रेस्टीज क्रिएट करना चाहती हो, तो कंपनी को एक एक डिटेल जो है इट हैज़ टू बी रिवील्ड टू द पब्लिक। उसके बाद में फॉर शेयर एप्लीकेशन, तो मान लो ये सारी प्रोसेस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और जो प्रोस्पेक्टस है कंपनी का वो सारी गाइडलाइंस के थ्रू सेबी से परमिशन लेने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में इश्यू कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर शेयर एप्लीकेशन, फिर जो है कंपनी शेयर इश्यू करती है, और इश्यू करने के टाइम पे जो है फर्स्ट इश्यू होता है कंपनी का, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करती है। कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। After reading the prospectus, the public applies for the shares in the company on a prescribed form. Each application must accompany the number of shares applied, name and address of applicant, their bank account number, their name, account of demat account, and also amount of total application money. Means ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो ज़माना है वो काफ़ी टाइम पहले का था। अभी जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू, डीमेट अकाउंट जो है, जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो टू ट्रांजेक्ट, टू डिपॉजिट द मनी, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, वैसे ही अगर आपको कंपनी के साथ या स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में आपको बिजनेस करना है, तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में जब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नहीं जानते थे, उस टाइम पे जो है उनको फिज़िकली एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करके और एप्लीकेशन मनी के साथ में एक फिक्स्ड बैंक में जो है, शेड्यूल्ड बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती थी। तो अब तो बहुत ही ईजी हो गया है, एक डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हो, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन से वो आराम से खुल जाता है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर होता है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स के अभी चलते रहे, जैसे ज़ेरोदा है, ईडलवाइस है, शेर खान है, बहुत सारी ऐसी मतलब ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं जो आपका डीमेट अकाउंट खोल के दे सकते हैं, और जिसके थ्रू आप बैंक जो कंपनीज के शेयर अगर परचेज करना चाहते हो, या कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है वो बाय करना चाहते हो, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू अ डीमेट अकाउंट। तो अभी आप आराम से कर सकते हो। तो उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी बाय चेक और ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द एप्लीकेंट इन द शेड्यूल्ड बैंक विच इज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। द नेम ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। मीन्स दिस वाज द प्रोसीजर इन द ओल्डन डेज। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था, देयर वर द स्पेसिफिक प्रोसेस रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड बैंक विच वॉज मैंसनड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो है शेड्यूल्ड बैंक को मैंसन किया जाता था, और उसी बैंक में द एप्लीकेंट मस्ट हैव टू सबमिट इट्स फॉर्म्स विद द डिपॉजिटेड अमाउंट। जो भी अमाउंट एक फिक्स अमाउंट के साथ में जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको डिपॉजिट करना रहता था। लेकिन अब जो थोड़ी प्रोसेस चेंज हुई है, बट ये जो कंपनी का बेसिक नॉलेज है, इसके लिए आपको ज़रूरी ये समझना कि पहले के टाइम पे जो है, पहले के टाइम इन द सेंस लाइक 5 years बिफोर, 10 years बिफोर,
ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट का नया नया कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट है और काफ़ी टाइम से लोग इन्वेस्ट करते आए हैं इसके अंदर बराबर, और कंपनी शेयर इश्यू करती रहती है। आगे देखते हैं। The name of the scheduled bank is mentioned in the prospectus, और each and every detail related to share issue is provided in the prospectus। prospectus में जो है each and every detail जो mention की जाती है। अब क्या बोला आगे, provision for amount to be called off on application are as under। According to Section 39 of Company Act 2013, application money on shares should be minimum 5% of the face value of shares। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का मतलब ये होता है द वैल्यू विच इज़ प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। और एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे द कंपनी मस्ट हैव टू डिक्लेयर द 5% एटलीस्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर की जो प्राइस है उसका 5% जो है एटलीस्ट होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। And as per the present rules of SEBI, the amount is to be paid with the application of shares by applicants should not be less than 25% of issued price of the share। अभी की जो गाइडलाइंस है सेबी के द्वारा, तो उसमें जो है एटलीस्ट 25% ऑफ इश्यूड प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर की जो इश्यूड प्राइस है उसका एटलीस्ट 25% जो है एप्लीकेशन के टाइम पे इज टू बी रिसीव्ड कंपल्सरीली बाय द सेबी। सेबी के थ्रू ये होना ज़रूरी है और वैसा होना चाहिए। आगे देखो, As per Section 24 of Companies Act 2013, SEBI provisions are applicable for issue of any securities and its transfer provision as per company law board has not been applicable। ठीक है, तो 2013 में SEBI के provision से कंपनी का कोई लॉ नहीं। In the present scenario, according to SEBI guidelines, new arrangement has been established for the share application in the public issue of the company. It's known as ASBA। It's a board। To make the students familiar about this arrangement, a detailed information is given at the end of the chapter। ये असबा के बारे में आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगा क्या है। तो ये शेयर्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि शेयर्स किस तरह से इश्यू किए जाते हैं और लोग उनको मतलब एप्लीकेशंस देते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो गवर्नमेंट में निकलने वाली जो नौकरी की भर्तियां होती है उस तरीके से कंपनी के शेयर्स निकलते हैं। बहुत सारे लॉट में जो है लोग उसके फॉर्म्स फिलअप करके एप्लीकेशन फॉर्म्स देते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एग्ज़ाम्स लेती है, बहुत कुछ करने के बाद में सिलेक्टेड चीज़ों मतलब सिलेक्टेड लोगों को ही सिलेक्ट करती है, मतलब प्रेफरेंस देती है बराबर, जो कैपेबल होता है उन लोगों को सिलेक्ट कर लेती है। तो कंपनी का ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कंपनी किस तरीके से शेयर्स अलॉट करती है बराबर। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, अलॉटमेंट की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। व्हेन द कंपनी रिसीव्स द एप्लीकेशन फॉर्म्स, the shares are either fully or partially allotted to the applicant। Those applicants who are allotted shares are sent letters of allotment by the company in which number of shares allotted by the company to them are indicated। Those who are not allotted by any single share by the company are sent letter of regret along with a check for the refund of application money। Now it is directly deposited in the applicant's bank account। अब जो है अलॉटमेंट का मतलब जिन जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, शेयर को बाय करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए थे, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के जितने, मान लो 5 लाख एप्लीकेशन इश्यू हुई थी, 5 लाख शेयर्स इश्यू किए गए थे, उसके सामने 7 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, तो जो एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है 2 लाख, दैट विल बी रिजेक्टेड एंड विल बी रिफंडेड द मनी बराबर। तो जो भी 2 लाख हैं उनको जो है लेटर ऑफ रिग्रेट मिलेगा। मीन्स बोलते हैं ना, ऐसा कुछ सुनने में आया होगा आपने, क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बराबर। तो वैसे ही कुछ है, लेटर ऑफ रिग्रेट कंपनी देती है। और अगर आपका शेयर्स एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट देती है बराबर। उसके बाद में दिया हुआ है
If company receives more or less number of share applications than total number of issued shares, then the applicant then provision for the has been disclosed in the next point of this chapter. अगर ज़्यादा मिलती है तो लेटर ऑफ रिग्रेट के थ्रू वापस कर दिया जाता है, लेकिन जितने शेयर्स लाइक 5 लाख की एप्लीकेशन शेयर्स इश्यू हुए लेकिन 5 लाख पूरे मिले ही नहीं है, मान लो कि 4,50,000 ही आई है, तो सभी के सभी जो शेयर एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। चलो उसके बाद में क्या दिया हुआ है, बैलेंस अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट। अब एप्लीकेशन जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट के टाइम पे जिन लोगों के शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं उनका पैसा कंपनी के पास रहेगा और बाकी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अब उसके बाद में क्या है, जनरली कंपनी कॉल्स फॉर द फुल अमाउंट विथ शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। If company has not called a full amount with share application or allotment, the balance can be called off in 1 or 2 installments. Calls must be made strictly in accordance with the provisions of the Articles of Association. In the absence of Articles of Association, the provisions of Table F of Schedule 1 of the Companies Act 2013 shall apply. अगर कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे फुल पैसा नहीं मंगवाती है तो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट इसके बाद में मंगवा सकती है, कॉल्स बोलते हैं उसको। चलो देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। व्हेन शेयर्स आर इश्यूड बाय कंपनी, द कंपनी हैज़ टू नेसेसरीली कॉन्टैक्ट with minimum 1 merchant bank or scheduled bank for its arrangement, for its transparency and all for financial transaction. मर्चेंट बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कंपनी को कंपलसरीली रखना पड़ता है ताकि क्या हो सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है अच्छी तरह से ध्यान में अपने रख सकें। बिफोर इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी हैज़ टू कंपलसरीली कॉन्टैक्ट विद डिपॉजिटरी फॉर डीमेट ऑफ शेयर्स and sometimes company give an option to shareholders to get the shares in demat form or in the physical form. In present circumstances it is compulsory to open demat account. जो डिपॉजिटरी है, इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक CDSL है और दूसरे का नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, बराबर। तो उन डिपॉजिटरीज जो वो डिपॉजिटरी जो है वो कंट्रोल करती है कंपनीज को, तो डीमेट फॉर्म में चाहिए या फिर फिजिकल फॉर्म में चाहिए ये शेयर होल्डर को डिसाइड करना रहता है। बट इन द प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम में कंपल्सरीली द शेयर होल्डर मस्ट हैव टू हैव डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होना उसका कंपल्सरी है, ज़रूरी है। Any person can open or keep the demat account in any bank, any financial institution who holds legal permission to keep the demat accounts. कहीं से भी ओपन करवा सकता है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो उस तरीके से आप डीमेट अकाउंट भी आराम से खुलवा सकते हो। तो डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन द बैंक. Entry for money transactions are kept in saving account, current account. In the same manner, entry for purchase and sales transaction of the shares are kept in demat account. When any person purchases the shares, the number of purchased shares are credited, means added to his demat account, and any number of shares are sold, then it is debited, means deducted from his account. अगर ये तो प्रोसेस सीधी सीधी समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद में ये था पब्लिक ऑफर। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है शेयर्स इश्यूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. एज पर द कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी में इश्यू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो. समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी are confident of raising capital through private sources and contacts. In such a case, the company does not invite the public to subscribe for its shares, but private placement of the shares to promoters, their friends, their relatives, mutual funds, stock shareholders of the companies, non-resident Indians, financial institutions like Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, etc.
कभी कभार क्या होता है कि लोगों की ज़रूरत ना हो, कंपनी को प्राइवेटली खास लोगों को बोला पैसा दो, हमको बिजनेस करना ज़रूरत है, तो आपका पैसा लगा होगा तो आपको आपका जो भी रिटर्न मिलेगा, बराबर। तो पब्लिक को इन्वॉल्व ना करते हुए इन सब लोगों के पास से भी कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद में क्या बोला है, when the shares are not offered to the public, the company need not raise and need not issue a prospectus. प्रोस्पेक्टस प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, द प्रोमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नॉन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक स्टेटमेंट होता है इन ल्यू ऑफ, मतलब इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। मस्ट फाइल इट विद द रजिस्टर एट लीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ आइदर शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स। शेयर हो या डिबेंचर हो, उसका जो फर्स्ट अलॉटमेंट होता है उसके फर्स्ट 3 days 3 दिन पहले जो है रजिस्ट्रार के सामने ये रखना पड़ता है। In case of private placement of shares, the allottees will not sell their shares for a certain minimum period from the date of allotment. This period is known as lock-in period. और प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है वो कुछ टाइम तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। उस टाइम को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो जितना आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उतना समझिए अच्छे से, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में बाद में तकलीफ़ ना पड़े। अभी से अगर आप अच्छे से समझोगे तो आने वाले टाइम में या आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब अभी तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है, ऑल दिस पॉइंट्स शुड बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली। इनको आपको अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद में ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। So that's it for today. We shall continue from the next lecture. Till then, stay home, stay safe, and keep smiling.